Welcome to the first lecture of EMFT and wave propagation. Wishes for the day to all the audience of this lecture. So today in this lecture we are going to cover what are exactly the EM waves, some of the basic definition of EM waves and the organization of this unit. The main objective, or we can say the outcome of this lecture, is you came to know about how the EM waves are generated, what are electromagnetic waves. So these kind of basic definitions are described here in this lecture. So let us talk about the electromagnetic waves. तो मैं पहले बता दूं, ये मैंने अपने ही नोट्स यहाँ पर लिए हैं सो दैट आपको पढ़ने में भी आसानी हो, जो मैं आपको साथ ही साथ प्रोवाइड कर दूंगा। तो डेफिनेशन जहां पर ये कहती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स जो कि नाम ही अपने आप में बता रहा है, ये वो स्टडी है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में हमारी की जाती है। तो ये एक स्टडी है इलेक्ट्रिकल चार्जेस की, बाय डेफिनेशन कहें या अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड कहें कि इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशंस या स्टडी, या फिर दूसरी लैंग्वेज में कहे, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें चार्ज से बिलोंग करती हैं, आइदर द पॉजिटिव चार्ज, आइदर इट इज द नेगेटिव चार्ज। इन्हीं के मोशन से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जहां पर होगी वहां मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। तो ये दोनों आपस में इंटरडिपेंडेंट है। सो इट इज अ स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस एट रेस्ट और इन मोशन। हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स बोलते हैं। तो जहां तक हम जानते हैं, और अभी मैंने आपको बताया कि दो अलग अलग चार्जेस हमारे होते हैं, फर्स्ट इज द पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड इज द नेगेटिव चार्ज, और इन्हीं के फ्लो होने से ही इलेक्ट्रिक फील्ड या करंट हमारा प्रोड्यूस होता है। जैसा हम जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन आर द नेगेटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ फ्लो करेंगे तो करंट हमारा उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये हम जानते हैं। तो मैं कुछ इस तरह भी तो कह सकता हूं कि अगर पॉजिटिव चार्ज इस तरफ फ्लो करेगा, अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज इस तरफ फ्लो करेगा तो करंट भी उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ये एक दूसरा तरीका हो गया इसको कहने का। सो देयर इज अ मूवमेंट ऑफ चार्ज। तो यहां पर जो भी बात करेंगे वो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे, क्योंकि उन्हीं के ही फ्लो होने से हमारा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, या मैं कहूं इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, हम जानते हैं अगर कोई मेरा कंडक्टर है और उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक, तो अगर करंट फ्लो कर रहा है तो इसके चारों ओर क्या डेवलप हो जाता है, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक। तो कह सकते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड वहां पर प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये रहा दोनों चीजों की बात कि आपस में हमारा ई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, अभी एम या फिर बी मैं यहां कह दूं, ये दोनों आपस में क्या रहती हैं, दोनों की दोनों इंटरकनेक्टेड रहते हैं, ठीक। अब फील्ड की बात करें, अभी तक हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक की बात करी पिछले स्लाइड में। तो हम अगर फील्ड की बात करें तो मैं आपसे कहूं कि कोई मेरा सपोज ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक, इसका ये एरिया है, या मैं कहूं इसकी ये प्रॉपर्टी है, या कहूं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में ये इसकी जायदाद है। ये यहां किसी को एंटर नहीं होने देगा, ये बात अलग जायदाद की फॉर्म में है। अब अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात में करता हूं, तो अगर यहां पर इसके एरिया में यहां से अगर ये चार्ज अंदर आने की कोशिश करता है, तो यहां पर इसको कुछ ना कुछ इसकी वजह से फोर्स का सामना करना पड़ेगा, जो हम जानते हैं कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंगली क्या था, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जो हम पढ़ते आए हैं 1/4πε0। तो ये वो फील्ड है, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है फील्ड का, जहां पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर कोई भी फील्ड, या हम कहें मैग्नेटिक या फील्ड, जहां तक वो फैली हुई है, या कहते हैं स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी क्वांटिटी लाइक इलेक्ट्रिक क्वांटिटी और मैग्नेटिक क्वांटिटी, ये दोनों हो सकते हैं, जहां पर मैंने आपको यहां पर इलेक्ट्रिक क्वांटिटी के बारे में बताया। ये टाइम वेरिंग भी हो सकते हैं और टाइम इनवेरिंग भी हो सकते हैं, मतलब टाइम के हिसाब से
बदल भी जाते हैं और नहीं भी। ठीक, अ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज अकम्पनीड बाय मैग्नेटिक फील्ड, जो मैंने अभी बताया, या दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहीं पर ही मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। दोनों की दोनों आपस में कपल्ड हैं और दोनों मिलके एक साथ कहलाती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो पहले हमने, अगर मैं कहूं इस वाली स्लाइड में हमने पढ़ा व्हाट आर इलेक्ट्रिसिटी या व्हाट इज मैग्नेटिक या मैग्नेटिक फील्ड ही पढ़ा बेसिकली। तो हम फील्ड की बात कर रहे हैं और यहाँ हम इसकी ही बात कर रहे हैं कि कोई चार्ज हमारा प्लस है तो ये एग्जैक्टली उसकी क्या है, फील्ड है, यहां से यहां तक उसका एरिया है, उसकी फील्ड है। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, या कंबाइंडली वी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, होप अभी ये थोड़ा समझ में आपको आ गया होगा। आगे बात करते हैं कि अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तो हमें समझ में आ जाती है कि यहाँ पर अगर कोई चार्ज पार्टिकल होगा तो उसकी वजह से यहाँ पर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक, ये तो बहुत क्लियर सी बात है। और इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, बिकॉज दे आर अकम्पनीड विद ईच अदर। तो ये वाली बात तो हमारी क्लियर हो गई। अब इसी फिनोमिना को इस्तेमाल करके हम अगर इन वेव्स को ट्रेवल करा सके, इसको किसी सोर्स से ट्रांसफर कर सकें, तो वो एक वेव की फॉर्म में जाती है। ऐसा नहीं डायरेक्टली कि आपने पूरा पैकेट लिया और उठा के उसको थ्रो कर दिया, नॉट लाइक दैट, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। वेव्स भी जब भी हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं या तो साइन वेव या कॉस वेव, मतलब उसका करंट की तरह ही, जैसे हमने अभी करंट वेव्स की बात करते थे कि वो हमारी साइनोसॉइडल वेव्स होती हैं। ठीक, वेव्स मतलब देयर आर सम फ्लक्चुएशंस। वेव भी हम सब, अगर मैं बिल्कुल अब फिर से लेमन लैंग्वेज की बात करें तो आप समुंदर के किनारे कभी खड़े हो या मूवीज में देखा हो कि भाई समुंदर की लहरें, द वेव्स इन द ओशन। वेव्स मींस द पॉजिटिव और नेगेटिव, या वहां कहें कि मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, वर्ड याद रखिएगा, देयर शुड बी, इन द केस ऑफ वेव देयर शुड बी सम मैक्सिमम, देयर शुड बी सम मिनिमा, और ये हमेशा फ्लक्चुएटिंग होना चाहिए, पॉजिटिव देन नेगेटिव, मैक्सिमा फिर न्यूट्रल मिनिमा, मैक्सिमा न्यूट्रल मिनिमा। तो इस तरीके से हमारा ये चीज या इस प्रकार की आकृति को हम वेव कहते हैं। और हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हमारा चार्ज है उसकी वजह से जो एनर्जी है, जो इंटेंसिटी है, उसको हम वेव्स के फॉर्म में ही ट्रेवल कराते हैं, या कहें वेव्स के फॉर्म में ही ये ट्रेवल कर सकती हैं। For example, what you have in your mobile phone is a microstrip antenna, which is a device, उसकी हेल्प से ही हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल क्या होता है, ट्रेवल करता है, या कहते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है इट विल ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रॉम सोर्स टू अनदर डेस्टिनेशन। ठीक, तो यहां पर बहुत छोटा सा मैंने यहां फिगर बनाया है। उस फिगर में अगर आप देखें, यहाँ ये जो मैं दिखा रहा हूं ये एक मेरा कंडक्टर है। इस कंडक्टर की वजह से करंट बेशक इसके अंदर फ्लो कर रहा है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटसाइड। ठीक, और इसके ही परपेंडिकुलर मैंने यहाँ दिखाया है। क्यों, ये सारी बातें हम आगे करेंगे, क्यों परपेंडिकुलर है, क्या होगा। तो आई एम नॉट गोइंग इनटू डीप इन दिस लेक्चर, बट देयर विल बी सम इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी के आसपास क्या होगी, कुछ मैग्नेटिक फील्ड। और अगर कोई डिवाइस ऐसा है कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को ट्रांसफर कर सकें तो हम उसको नॉर्मली एंटीना बोलते हैं। और ये हम अब जान गए हैं कि ये जो हमारी वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये कह दें ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है, वो वेव्स की तरह, मैं गलत बोल गया, वो वेव्स की तरह ट्रेवल करता है। वेव्स मतलब देयर इज समथिंग अ न्यूट्रल, देन मैक्सिमा, then neutral, then minima, then neutral, then minima, just like the waves in the ocean. ठीक, सो ये वेव वहीं से ही हमने नाम उठाया था। ठीक, आगे बात करें कुछ ऐसे पॉइंट्स की जो पॉइंट्स हमेशा आपको याद रखने हैं, और इस लेक्चर को चाहे बार बार सुनिएगा, और बट ये जितने भी पॉइंट्स हैं उनको आप याद जरूर रखिएगा। ये सिंबल्स हम हमेशा भूल जाते हैं। तो 4 पैरामीटर हैं जो हम बार बार
हर यूनिट के हर पार्ट में आएंगे और मैं बार बार शायद नहीं डिस्क्राइब कर पाऊंगा, विच इज द इलेक्ट्रिक फील्ड E, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी D, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, E, D, B, H। ठीक, बाय डेफिनेशन अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, मैंने अभी आपको बताया था, लेट मी पॉज माई सेल्फ एंड स्टार्ट अगेन विद द राइटिंग। सो अगर मैं आपसे कहूं, बताया था कि ये मेरा अगर एक नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज का ये क्या है, रीजन, या कहें ये उसकी क्या है, फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो कोई पार्टिकल अगर दूसरा यहां आएगा, आइदर इट बी पॉजिटिव, या तो वो नेगेटिव होगा, या तो पॉजिटिव होगा या वो नेगेटिव होगा। ठीक, कोई भी पार्टिकल अगर यहां पर आता है, ये पार्टिकल, इससे क्या मिलेगा, उसकी वजह से उसको कुछ ना कुछ फोर्स का सामना करना होगा। ठीक, तो ये वो उसका रीजन है जहां पर उस पार्टिकल को फोर्स का सामना करना पड़े, उसी को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और बाय डेफिनेशन हम अगर कहें तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, जो भी उसको फोर्स मिलेगी, और ये हमारी, जब हम वेक्टर्स में पढ़ रहे हैं तो ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये डायरेक्शनल होगी। ऑब्वियसली कैसे डायरेक्शनल होगी, अगर ये नेगेटिव है तो उसे बाहर की तरफ फोर्स मिलेगी, अगर ये पॉजिटिव है तो वो अंदर की तरफ। तो डायरेक्शन इज डिसाइडेड। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहां पर वेक्टर का सिंबल लिया है, जो आप यहां देख सकते हैं। ठीक, तो और वेक्टर अलजेब्रा के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। दूसरी चीज है डी, ये दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं, दूसरी फील्ड है डी। डी इज एप्सिलॉन ई। एप्सिलॉन यहां पर परमिटिविटी कहलाता है, इसको डिफाइन करेंगे अगली स्लाइड में। तो ये वो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड की, कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ की कितनी ताकत से वो उसको अपोज करेगा या अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो उसको हम डी बोलते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। या फिर जो अब तक हम पढ़ के आए हैं कि सपोज करो ये कंडक्टर है, यहां से दो लाइन क्रॉस होती हैं। ठीक, यहां पर एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को यहां पर 4 लाइन क्रॉस होती हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर क्या है, डी, डी यहां पर ज्यादा है, डेंसिटी यहां ज्यादा है, ज्यादा फोर्स का सामना करना पड़ेगा, और यहां F/2 सपोज यहां कम फोर्स का सामना उसको करना पड़ेगा। नॉर्मली हम इसको लेते हैं फाई पर यूनिट एरिया, या अमाउंट ऑफ फ्लक्स पर यूनिट एरिया, इसको हम फाई से डिनोट करते हैं। फ्लक्स को हम हमेशा फाई से डिनोट करते हैं, तो ये फाई पर यूनिट एरिया आपका फ्लक्स आ गया। ठीक, और यह कहें एक चीज और है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करती है, जब हम मैग्नेटिक में आते हैं तो यहाँ पर कूलाम्ब है, तो हम कहते हैं कूलाम्ब पर यूनिट एरिया, कितने कूलाम्स पर यूनिट एरिया का उस पर फोर्स लगा है। तो फाई और कूलाम्ब यहाँ पर मोर और लेस हम सिमिलर लेते हैं, जब हम मैग्नेटिक में जाएंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो इससे ध्यान रखें, यहाँ कूलाम्ब की बात कर रहे हैं और वहां मैग्नेटिज्म की करेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड में बी इज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये वही है फाई पर यूनिट एरिया। तो ये अब वहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे और यहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये हमारा बी हो गया फाई पर यूनिट एरिया, और यहां मैंने कह दिया फाई बी पर यूनिट एरिया, क्योंकि यहां मैग्नेटिक की बात है। मैंने कहा था वहां पर हम कूलाम्ब से रिलेटेड बात करेंगे, यहां मैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे, यहां मैग्नेटिक लाइंस की बात करेंगे, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे। ठीक, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, जिसको आप ध्यान में जरूर रखिएगा। और इसका जो यूनिट होती है वो वेबर होती है, इसलिए वेबर पर मीटर स्क्वायर यहां पर हमने लिया है। अब दूसरा देखें, जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, या फिर हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब इसको बिल्कुल बेसिक से आपको समझना पड़ेगा। एक मेरा वायर है, मुझे यहां पर कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फाई चाहिए, तो मैं कितना यहां करंट प्रोड्यूस कर दूं, कितना करंट यहां पर फ्लो हो, जिससे इस पर फाई जो फ्लक्स है वो फाई बी है, मैं दोबारा बोल दूं कि वो फाई बी इक्वल टू एक्स, या मुझे एक्स चाहिए, एक्स के इक्वलेंट फाई बी चाहिए, कि कितना मैं यहां करंट फ्लो करवा दूं जिससे मुझे एक्स यहां पर फ्लक्स मिलने लगे।
ठीक है तो वो स्ट्रेंथ वाली बात, मगर हम इस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं जो मैंने लिखा भी है, रेशियो ऑफ एमएमएफ इज द मैग्नेटोमोटिव फोर्स, ठीक, रिक्वायर्स टू क्रिएट अ सर्टेन फ्लक्स डेंसिटी विद इन अ सर्टेन मटेरियल पर यूनिट लेंथ। हम कितना मैग्नेटिक मोटिव फोर्स लगा दें सो दैट मुझे एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फ्लक्स एक पर्टिकुलर लोकेशन पर मिले, ठीक। और नॉर्मली हम इसको अगर यूनिट की बात करें तो एम्पियर पर मीटर में ही इसको लेते हैं, एम्पियर पर मीटर के फॉर्म में ही इसको लिया भी जाता है। इसी तरह से अगर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला याद रखिएगा B इक्वल्स टू म्यू एच, जैसे वहां पर क्या था, वहां पर था B इक्वल्स टू एप्सिलॉन E, ऐसे यहाँ पर B इक्वल्स टू म्यू एच। वहां एप्सिलॉन था, व्हाट इज एप्सिलॉन देयर, एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी, ठीक, स्पेलिंग में भी रॉन्ग, और म्यू वहां यहां पर क्या है, परमिएबिलिटी, परमिटिविटी और परमिएबिलिटी, ये दोनों वर्ड, दोनों अलग अलग वर्ड है, अब इसको जानना बेहद जरूरी है, परमिटिविटी और परमिएबिलिटी। जिस तरह रेजिस्टेंस अपोज करता है करंट के फ्लो को, तो यहां पर हम इलेक्ट्रिक वेव हो चाहे मैग्नेटिक वेव हो, किसी मीडियम के थ्रू जाएंगी, कहीं ना जाए तो एयर में तो ट्रेवल करेंगी, वैक्यूम में कुछ भी नहीं है मान लिया, ठीक, एयर में ट्रेवल करें तो एयर की वजह से कितना अपोजिशन इलेक्ट्रिक फील्ड को हुआ और कितना अपोजिशन मैग्नेटिक फील्ड को हुआ, तो इसको हम परमिटिविटी और परमिएबिलिटी रिस्पेक्टिवली बोला करते हैं, ठीक। तो किसी भी मटेरियल, तो यहां पर अगर जो मटेरियल की बात करी है, यहां पर मटेरियल की जो बात करी, यहाँ एयर भी हो सकता है या किसी भी मीडियम के अंदर जहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जा रही हैं, तो अगर हम देखें, अगर हम इसको देखें यहां पर इस केस के अंदर, ये देखें कि पोलराइजेशन प्रॉपर हो रहा है, ठीक है। इस केस में यहां पर देखें तो पोलराइजेशन क्या है हमारा, इम्प्रॉपर हो रहा है, तो ऑब्वियसली यहां पर क्या है, अपोज करेगा, ये मटेरियल मेरा ज्यादा अपोज करेगा, ये मटेरियल अच्छा काम करेगा इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह यहाँ पर मैं कोई सॉफ्ट आयरन कोर यहाँ पर लगा दिया, तो ये इस यहाँ से यहाँ तक जाने में मैग्नेटिक फील्ड के, या कहें फाई, या मैं बोल दूं फाई बी के जाने में ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, ठीक। तो ये जो अपोजिशन है इसको हम परमिएबिलिटी यहाँ बोलते हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा, परमिएबिलिटी इसमें मैग्नेटिक के केस में बोलते हैं और परमिटिविटी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में बोलते हैं। ये बिल्कुल रेजिस्टेंस की तरह है, मगर वहां पर करंट की बात है और यहाँ फील्ड की बात है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट कुछ कांस्टेंट्स हैं, मैं खत्म करूंगा जल्दी से इस यूनिट को, तो बस थोड़ा सा ही मुझे बताना है, जो है कुछ कांस्टेंट्स है, जैसे जो फ्री स्पेस में हमारे डिफाइन है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेलोसिटी क्या होती है, वो बिल्कुल लाइट की स्पीड के, मतलब 3.8 इंटू 10⁸ जो हम पढ़ते आए हैं, नॉर्मली हम उसको 3 ले लेते हैं। उसके बाद परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, और यहाँ पर 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फैराडे पर मीटर, हेनरी पर मीटर, ठीक। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है न्यूमेरिकल्स में भी, और ध्यान में रहना चाहिए ये अपोजिशन डन बाय द एयर, अगर एयर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल कर रही है तो उसकी स्पीड c होगी, परमिएबिलिटी एयर की वजह से क्या होगी, फ्री स्पेस में एप्सिलॉन नॉट पर, और परमिएबिलिटी म्यू नॉट होगी जो मैंने लिखी है, ठीक। अब जो भी स्टडी है हमारी, उस स्टडी का मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम सारी मैक्सवेल इक्वेशन, ये जो 4 मैक्सवेल इक्वेशन हमारी हैं, ये चारों की चारों मैक्सवेल इक्वेशन को हम अच्छे से पढ़ लें और उसकी एप्लीकेशन को जान लें। एक एक जो इक्वेशन है इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट में, जो कि हमारी है यूनिट 2। यूनिट 2 में हम मैक्सवेल इक्वेशन के बारे में डीपली पढ़ेंगे, ठीक। तो ये नेक्स्ट यूनिट होगा आपका EMFT का, और जहां पर बात करें इस वाले यूनिट की, तो इस वाले यूनिट में हमारे पास डेल, जो हमने पढ़ा था, डेल क्या है, एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ठीक। तो हमने वहां देखा है मैक्सवेल इक्वेशन डेल डॉट समथिंग समथिंग एंड दिस इज डेल क्रॉस समथिंग, जो भी यहाँ पर वैल्यू है। तो इन चीज को हम बोलते हैं कर्ल, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। तो ये अलग चीजें हैं, डिफरेंशियल ऑपरेटर हैं।
और साथ ही साथ जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो एक 3 डायमेंशन में हमारी ट्रेवल करती है अलग अलग। अब उसको कन्फाइन करने के लिए हम 3 अलग अलग सिस्टम्स लेते हैं। सिस्टम क्या? एक तो हमारा नॉर्मल कार्टेशियन सिस्टम, जिसके अंदर आपका एक्स वाई जेड क्यूबी, जो हमारा क्यूबिकल फॉर्म में जो चीज़ हम लेते हैं कि भाई इसको, भाई ये मानते हैं, मैं आपसे ये कह दूं कि आपको मैं कोई सामान देता हूं, उस सामान को आप रख लीजिए। अब उसको किस चीज में रखेंगे, या किसी सपोज बॉक्स में रखने को मैं आपसे बोलता हूं, तो वो बॉक्स का स्ट्रक्चर या तो रेक्टेंगुलर होगा, या बॉक्स का स्ट्रक्चर में भी सर्कुलर होगा, या बॉक्स का स्ट्रक्चर में भी सिलेंड्रिकल होगा। अब इनफाइनाइट हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा आप टेढ़ा मेढ़ा बॉक्स दिया, बट दीज आर द स्टैंडर्ड वन। तो इसी को ही हम बोलते हैं यहां पर कार्टेशियन सिलेंड्रिकल, एंड दिस इज द स्फेरिकल। तो उन वेव्स को जब हम कन्फाइन करेंगे, स्टडी करेंगे मैक्सवेल इक्वेशन के लिए, तो हम 3 कार्टेशियन सिस्टम को ध्यान में रखना है। तो इस यूनिट में हम आगे पढ़ेंगे ये ऑपरेटर के बारे में, व्हाट इज डेल, कर्ल, डाइवर्जेंस। हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट्स वेक्टर अलजेब्रा नेक्स्ट अपने लेक्चर में, कोऑर्डिनेट सिस्टम तीनों आपस में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, साथ ही साथ ये डिफरेंशियल ऑपरेटर जो मैंने आपको बताया डेल, इसका डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, और लास्ट में है स्टोक्स थ्योरम एंड लाप्लासियन। तो ये हमारा यूनिट यहाँ पर खत्म हो जाएगा। होप आपको बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, और आगे भी इसी तरह से मैं बताता रहूंगा। थैंक यू ऑल, एंड वन थिंग मोर, इन द नेक्स्ट लेक्चर आई टॉक अबाउट द वेक्टर अलजेब्रा। So see you in the next lecture. Goodbye.